भाषा संस्कृतम् सरसभाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि को। और ये सिलेबस हमारे पास बीए फर्स्ट ईयर संस्कृत इलेक्टिव और संस्कृत कंपल्सरी की क्लास में है। और इसके अलावा ये महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास में भी लगा हुआ है। ये सिलेबस हमारे पास कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अलावा महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में भी सेम सिलेबस के साथ लगा हुआ है। इसके अलावा बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में संधि से संबंधित कार्य पूछ लिया जाता है। और स्टूडेंट्स, हम बहुत छोटी क्लासेस से हिंदी की, संस्कृत की क्लासेस में संधि कार्य करते आ रहे हैं। अगर हम आपके सामने उदाहरण रखेंगे तो आप झट से उसके आंसर निकाल देंगे, पर अब हम इनको नियमों के साथ जानेंगे। तो ये चलिए आज हम डिटेल के साथ संधि कार्य को सीखेंगे। संधि प्रकरण, जिसका नाम है ज्वाइनिंग ऑफ लेटर्स, वर्णों को जोड़ना। और आज के लेक्चर में हम व्यंजन संधि को जानेंगे। इसलिए हरी अप स्टूडेंट्स, अपनी नोटबुक और पेन साथ रखें, साथ साथ नोट्स बनाएं, क्योंकि आपको साथ साथ काम दिया जाएगा। आप उसे साथ साथ सॉल्व कीजिए और जहां भी आपके डाउट्स होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ पूछते रहें, क्योंकि आप जानते हैं व्याकरण ऐसा विषय है जिसमें हम फुल में से फुल मार्क्स बहुत आसानी से ले सकते हैं। और जब आप संधि कार्य को सीख लेंगे, संधि कार्य को जान लेंगे, तो उसके बाद जब आप गद्य और पद्य पाठ पढ़ेंगे तो वहां पर जो संधि से संबंधित कार्य है वो आपको बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। संधि का क्या अर्थ है? मेल, संगम, सम्मिश्रण, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद हैं? 3। साथ साथ आंसर भी देना है स्टूडेंट। संधि कितने भेद हैं? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें से हम स्वर और विसर्ग संधि को बहुत डिटेल के साथ कर चुके हैं और आज के लेक्चर में हम व्यंजन संधि को जानने वाले हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? जब स्वर के पश्चात स्वर आ जाए तो जो परिवर्तन होता है तो वहां पर स्वर संधि होती है। व्यंजन संधि नाम से स्पष्ट है, व्यंजन के पश्चात कोई भी स्वर या फिर व्यंजन वर्ण आ जाए तो जो परिवर्तन होता है तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। इसी प्रकार विसर्ग संधि में कि विसर्ग के पश्चात कोई भी स्वर या व्यंजन आ जाए तो जो परिवर्तन होता है तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? स्वर रहित आधा व्यंजन। अब आपको ये स्टूडेंट्स क्लियर होना चाहिए स्वर रहित क्यों कहा। अब देखिए, क आप जब व्यंजन वर्ण लिखते हैं तो इसमें क व्यंजन वर्ण के साथ स्वर भी है। अगर ये स्वर ना हो तो ये क्या रह जाएगा? सिर्फ ऐसे आधा क। ठीक है, तो यानी कि प्रत्येक व्यंजन वर्ण में स्वर होता है, इसलिए स्वर रहित कहा है। और आधा व्यंजन से तात्पर्य यही है, क्योंकि आधा है, अगर स्वर नहीं मिला हुआ तो ये आधा ही कहा जाता है। अब स्वर रहित कहने से या आधे व्यंजन कहने से कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स। ठीक है, व्यंजन के पश्चात स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के अंतर्गत हम जिन संधि को जानने वाले हैं, अनुस्वार संधि, अनुनासिक संधि, परस्वर्ण संधि, लत्व संधि, शुचुत्व संधि, छत्व संधि, शटुत्व संधि, जशत्व संधि और चरत्व संधि। और इनमें से हम अनुस्वार संधि, अनुनासिक और परस्वर्ण संधि, लत्व संधि, शुचुत्व संधि, छत्व संधि और शटुत्व संधि का कार्य कर चुके हैं। और आज के लेक्चर में हम जशत्व और चरत्व संधि को जानेंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक पिछले वाले लेक्चर नहीं सुने हैं तो पिछले वाले लेक्चर जरूर सुन लीजिए, ताकि ये क्रम में आप इन संधि के कार्य को सीख सकें। ये लगभग 9 संधि का कार्य है। 3 लेक्चर्स में हम इसे लगभग करने वाले हैं, तो इसलिए आपने सभी लेक्चर में हमारे साथ बने रहना है और साथ साथ नोट्स जरूर बनाने हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और हमारा प्रयास है कि सरल से सरल तरीके से आपको संधि कार्य सिखाया जाए। यूं तो देखिए स्टूडेंट्स, लघु सिद्धांत कौमुदी जो हमारे संपूर्ण व्याकरण का आधार है, बहुत से सूत्रों के द्वारा वहाँ व्याकरण को समझाया गया है, परंतु ग्रेजुएशन की क्लासेस के लिए इतने डिटेल में जानना
अधिक आवश्यक नहीं है। जब आप मास्टरी करते हैं संस्कृत में तो वहां पे भी आपको संधि कार्य आएगा, तब आप उनको सूत्रों के साथ करें। अभी भी आपको सूत्र दिखाए जाएंगे, परंतु एक सरल तरीका भी उसके साथ साथ समझाएगा ताकि आप उन्हें जल्दी से समझ सकें। सबसे पहले हम माहेश्वर सूत्रों की बात करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हमारी व्याकरण का आधार माहेश्वर सूत्र हैं और इनकी संख्या है 14। पिछली क्लासेस में हमने माहेश्वर सूत्रों और उन सूत्रों से कैसे प्रत्याहार बनाते हैं ये सब जाना। तो इससे रिलेटेड आपको सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी जरूर चेक करें। माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 14। पहले 4 सूत्र अ से आरंभ होकर च तक, इसे अच कहते हैं। जब हमने प्रत्याहार सीखा था ना, तो इसमें क्या आते हैं, सभी स्वरों की गणना होती है। और ये अंतिम जो आपको हलंत वाले दिख रहे हैं, अंतिम व्यंजन वर्ण, ये क्या है, इत संज्ञक है। प्रत्याहार बनाते वक्त इनकी गणना नहीं की जाती है। ठीक है, स्वर संधि का एक अन्य नाम क्या, अच संधि। और ये जो अंतिम 10 सूत्र हैं ह से लेकर ल तक, इनमें सभी व्यंजन वर्ण हैं। और इस संधि का नाम देखिए, ह से आरंभ हुआ, ल पे खत्म हुआ, तो इसलिए व्यंजन संधि का एक नाम हो रहा है हल संधि। तो इतना जानना आपको बहुत जरूरी है। भले ही ये सिलेबस आपके पास बीए सेकेंड ईयर में है और आप बीए फर्स्ट ईयर में संधि कार्य सीख रहे हैं, फिर भी आप प्रयास कीजिए इन सूत्रों को याद करने का। और उसके अलावा स्टूडेंट्स, हमें स्वर और व्यंजन का ज्ञान होना भी आवश्यक है। और बहुत से स्टूडेंट्स तो स्वर और व्यंजन को भूल ही गए हैं, उनको भूलना नहीं है। एक बार हम दोहराते हैं। स्वर कितने हैं हमारे, 13 हैं। कौन कौन से हैं, एक बार बोल के देखें। अ, आ, ई, उ, री दीर्घ होगी, लरी, ए, आई, ओ, औ। ये 13 स्वरों की गणना की गई है। और उसके पश्चात हम व्यंजन वर्णों को जानते हैं। ये 25 तो हमारे स्पर्श व्यंजन है। और इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि मुख से जब ये व्यंजन वर्ण निकलते हैं तो किसी ना किसी स्थान पर स्पर्श करते हैं, तो इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। और उनकी संख्या 25 है। और ये क से आरंभ है, तो इसलिए इसको क वर्ग कह दिया। और शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे भी पढ़ते हैं कु। ठीक है, ये च से आरंभ है, च वर्ग हो गया चू। ट से आरंभ है, ट वर्ग हो गया। तो इस तरीके से इनके नाम बने हैं, च वर्ग, त वर्ग। प से आरंभ है तो प वर्ग। ठीक है, तो ये 25 स्पर्श व्यंजन है। और इसको हम बहुत शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद करते हैं, कुछ टुतुपु। इतने कहने से आपको याद हो जाना चाहिए कि इसमें ये 25 व्यंजन वर्ण है। और कु कहने से क अपने साथ साथ अपने परिवार के सभी सदस्यों की भी गणना बता रहा है। ये य र लव, ये क्या है, अंतस्थ है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछ लिए जाते हैं। अंतस्थ किसे कहते हैं, जो स्वरों और व्यंजनों की जो बीच की स्थिति होती है, तो उसे हम अंतस्थ कहते हैं। शशसह, इन्हें ऊष्म व्यंजन वर्ण कहा जाता है। ऊष्म हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के किसी भी भाग से जीवा का घर्षण होता है, और घर्षण से क्या होती है, ऊष्मा पैदा होती है, तो इसलिए इसको ऊष्म कहते हैं। ऊष्म का तात्पर्य है गर्म हवा। जब ये भी प्रश्न बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि अंतस्थ वर्ण कौन से हैं, ऊष्म वर्ण कौन से हैं, तो आपने इस चार्ट को याद रखना है। उसके अलावा स्टूडेंट्स, आपने और क्या ध्यान रखना है, अब आपने इस पे काउंटिंग लगा देनी है। ठीक है, ये प्रथम वर्ण, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण। और अगर द्वितीय वर्ण कहेंगे तो ये पूरी जो दूसरी लाइन है ये सभी काउंट होंगी। ठीक है, ऐसे तृतीय कहेंगे तो तृतीय में आपने बिल्कुल सीधे में जाना है। और ये जो पंचम है, इनका ये मुख और नासिका से बोले जाते हैं, इसलिए इनका नाम है, क्या नाम है बताइए स्टूडेंट्स, अनुनासिक वर्ण है ये। और अगर आप महेश्वर सूत्रों की तरफ देखें तो यहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने बिल्कुल एक व्यवस्था की है। अब यहाँ देखिए, ये पंचम वर्ण है सभी। ज, भय, ये तो अंतिम संज्ञक होते हैं। ग, ड, दश, ये चतुर्थ वर्ण है। ठीक है, और जब गढ़ दश में श हट गया, और ये क्या है, तृतीय वर्ण है। फ, छ, ठ, थ, ये हमारे क्या है, द्वितीय वर्ण है। और उसके बाद च, ट, त और क, प, ये हमारे प्रथम वर्ण है। ठीक है, तो एक बहुत व्यवस्थित रूप से इन सूत्रों का निर्माण किया गया है।
तो इस तरीके से इसे आप याद रखने का प्रयास कीजिए। चलिए, इतना आपको व्यंजन संधि को जानने से पहले ये महेश्वर सूत्र क्या है, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, इनका क्या नाम है, अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण कितने हैं, ये सब जानकारी आपको याद रखनी है, तभी आप संधि कार्य को बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए, आज हम सबसे पहले जानते हैं जश्त्व संधि को। एक बार महेश्वर सूत्र देख लेते हैं। जश्त्व संधि कहने से ही हमें स्पष्ट हो रहा है, जश, ज से लेके श, ये कौन से वर्ण होते हैं, तृतीय वर्ण वाले होते हैं। ये पाणिनि मुनि का सूत्र देखते हैं, झलाम झशो अंते, झल को जश बनाना है। अब पहले झल देखते हैं कहाँ से आरंभ होगा। झ देखिए, ल तक कौन कौन से वर्ण है, ज भय ग ड दश, अंतिम व्यंजन वर्ण इत संज्ञक हो गए, और ये चतुर्थ वर्ण है। जब गढ़ तृतीय है, और ख फ छठ त यहाँ तक द्वितीय वर्ण है, और चट त और क प ये क्या है, हमारे प्रथम वर्ण है, और ये श स और ह क्या है, ये ऊष्म वर्ण है। तो यानी कि इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और श, श, स और ह। इनको तृतीय वर्ण करना है। जश्त्व में क्या है, केवल तृतीय वर्ण है। झल को हमें जश करना है, तृतीय वर्ण में परिवर्तित करना है। और इसका मुख्य रूप से जो प्रयोग है, जो आपको उदाहरण मिलेंगे वहां पर आपको प्रथम वर्ण मिलेंगे, उनको आपने तृतीय वर्ण में परिवर्तित करना है। ठीक है, बहुत ही सरल संधि है। चलिए उदाहरणों से समझते हैं इसको। सबसे पहले हम क को ग बनाने वाला देखते हैं। वैसे तो यहाँ बोला कि झल को जश करना है नियम के अनुसार। अब झल में आपने प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और श, स, ह ये वर्ण देखे थे। ठीक है, परंतु मुख्यतः ये रूल जो है आपका प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ उदाहरण भी इसी तरीके से दिए, क को ग, व्यंजन वर्ण याद होने चाहिए, क ख ग ग अण। अब क को ग में बदलना है। जश्व का तात्पर्य ही है कि तृतीय वर्ण में परिवर्तित करना है। तो आप बनाइए, क के स्थान पे ग बन जाएंगे। सारे क वाले उदाहरण एक साथ दिए गए हैं। ये बना वाघ प्लस ईश, क्या बनाओगे, वाघ, ग में दीर्घिकार जोड़ दो, वागीश। ऐसे यहाँ पे बनाएंगे वागदानम, दिग्गज, ऐसे ही दिगंबर बनेगा। अब हम च को ज, च वर्ग लिखिए एक बार, च छ ज झ और यह। च को इन्होंने क्या कहा, तृतीय वर्ण करना है, यानी ज बनाना है। तो उसी से संबंधित यहाँ उदाहरण दिए गए, अच प्लस अंत। च का ज बनाइए, क्या बना आंसर, अज प्लस अंतः। ज के बाद अ है, ज कंप्लीट हो गया, अजंतः। ऐसे यहाँ पर च का ज बनाया तो ये बना अजादी। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रहा है ना आपको। चलिए, ट को ढ, ट, ट, ठ, ड, ढ और अण, इसको तृतीय वर्ण करना है। उदाहरण देखते हैं, षट प्लस दर्शन, ड बनाइए, तृतीय वर्ण में परिवर्तित कीजिए, क्या बना आंसर, षड दर्शनम। ट का ड बनाइए, षट प्लस आनन। ठीक है, और इसी तरीके से आपको संधि विच्छेद का भी कार्य पूछा जाएगा। तो दोनों तरीकों से आपने सभी संधि कार्य को समझना है। अब हम उदाहरण देखते हैं, त को द वाले। त वर्ग लिखिए, त, थ, द, ध, न। ठीक, त को द में परिवर्तित, यानी ये क्या है, द हमारा तृतीय वर्ण है। तो सारे त वाले एग्जाम्पल इकट्ठे किए गए यहाँ पर, और इन सबको द बनाना है आपने। तो ये यहाँ पे बना सद प्लस आनंद। अब जोड़ दीजिए, द के बाद दीर्घाकार है, सदानंद। ऐसे बनाएंगे, जगत बंधु उद्देश्यम। उद्देश्य वर्ड कितना लिखते हो ना आप, ये ऐसे बनता है, उद्देश्यम। यहाँ पे सत्य जमा आचार, त का द बना सदाचार, चित प्लस आनंद, चिदानंद। चलिए, प को ब, प वर्ग वाली लाइन लिखिए, प, प, ब, भ और म। प वर्ग का तृतीय वर्ण क्या है, ब।
का प के स्थान पे ब डालिए, ये बना अब्ज। यहाँ पे ब के स्थान पे ब डालिए, क्या बना सुबंत। इस तरीके से आपने इस संधि को समझना है। चलिए जशत्व संधि का एक और नियम है, उसे भी जान लेते हैं। और उसके लिए सबसे पहले हम महेश्वर सूत्रों को देख लेते हैं। पाणिनि मुनि ने इसके लिए सूत्र बनाया झलाम जश झशी। सूत्र से इसकी परिभाषा क्या निकली, झल को जश आदेश करना है, पर कब करना है, झश परे रहते। अब सूत्र तो देखिए सिर्फ इतना सही है। अब झल झश ये आपको पता होने चाहिए क्या है। झ से लेके ल तक कहा, अभी आप कर चुके हो। झल में क्या क्या आएंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और स और ह। ठीक है। और उसके बाद कहा जश, झ से लेके श तक, यानी यहाँ तक सिर्फ, ये क्या है, सिर्फ तृतीय और चतुर्थ वर्ण है। और जल को क्या बना देना हमने, जश। जश का तात्पर्य है तृतीय वर्ण। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ज ब ग ड द। ठीक है, ये तृतीय वर्ण है। ये आपका सूत्र बना। कि अधिकतर एग्जाम्पल आपको मिलते हैं जहाँ पे चतुर्थ वर्ण को तृतीय वर्ण किया जाता है और पीछे भी आपको चतुर्थ वर्ण ही मिलता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए इस नियम को अब उदाहरण से समझते हैं। अब आप सबसे पहले नियम लिख लीजिए। झल को जश आदेश किया, और कब किया, जब झश परे हो। झल में प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण और श स और ह आते हैं। और जश में आपने देखा केवल तृतीय और चतुर्थ वर्ण आते हैं, और जश में केवल तृतीय वर्ण होते हैं। ये नियम है। पर जो आपको एक शॉर्ट सा नियम हमने बताया, अधिकतर इसी तरीके से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि चतुर्थ वर्ण को तृतीय वर्ण में परिवर्तित करना है। कब करना है, जब पीछे भी चतुर्थ वर्ण हो। अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखे हैं, ठीक है। क्योंकि आपसे देखिए स्टूडेंट्स, पेपर में कोई नियम इत्यादि नहीं पूछा जाएगा, आपको तो सिर्फ संधि कार्य दिया जाएगा और उसको ही आपने सॉल्व करना है, संधि जोड़ना और तोड़ने से संबंधित। अब इसके लिए स्टूडेंट्स आपको व्यंजन वर्णों का ज्ञान, व्यंजन वर्णों को याद रखना बहुत जरूरी है। व्यंजन वर्ण बोलते जाइए, क ख ग घ ण च छ ज झ य त थ द ध अण त थ द ध न प फ ब भ और म। ये लिखने का तात्पर्य ये कि आप यहाँ पे चेक कीजिए कि कौन कौन से वर्ण है। भ कहाँ पर आता है, अब देखिए ये हो गया चतुर्थ वर्ण, चौथे नंबर पे है ना, तो ये चतुर्थ वर्ण। और उसके बाद ध चेक कीजिए, ये रहा ध, ये भी चतुर्थ पे आया। तो नियम एक तरीके से ये बन गए जो हमने शॉर्ट नियम अभी याद किया है। ठीक है, चतुर्थ के बाद चतुर्थ आ गया। अब हमने क्या करना है, इस भ को तृतीय वर्ण बनाना है। अब ब के स्थान पे ब आ गया। अब ये क्या बना, आरभ प्लस ध, जोड़िए आरब्ध। ऐसे सेम बिल्कुल ब ध भ ध, ये सारे एग्जाम्पल आपके पास सेम आए हैं। और यहाँ पर आपको इनको तृतीय वर्ण में परिवर्तित करना है। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। ये बना शुभ लब्ध। आप साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ये संधि कार्य आपको तैयार करना है। समझ आ रहा है ना स्टूडेंट्स, साथ साथ बताते रहें। चलिए अब हम बात करते हैं चरत्व संधि की। उसके लिए भी हम पहले एक बार महेश्वर सूत्रों को देख लेंगे। पाणिनि मुनि ने इसके लिए सूत्र बनाया है खरी च। अब खरी च से देखिए सूत्र से हमें स्पष्ट हो रहा है, ख देखिए और र तक की बात की है। अब इसको परिभाषा से जानते हैं। झल के स्थान पर चर आदेश का है, खर परे होने पर। देखिए झल के स्थान पर चर का है, और कब का है, जब खर परे हो। तो अब देखिए झ से लेके ये ल तक काउंट करने हैं। अब नियम बना के देख लीजिए, झल में कौन कौन से वर्ण है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ श स और ह। और उसको हमने क्या बनाना है, चर। च से लेके र तक, इसमें प्रथम वर्ण आए हैं और श स भी आया है।
ठीक है, पर ये कब हुआ? जब खर परे हो। खर देखिए, ख से लेके र तक, यानी कि इसमें द्वितीय है, प्रथम वर्ण है और श स है। ठीक है, अब इन सूत्रों से ही हमने प्रत्याहार बनाने सीखे थे ना, तो बहुत ध्यान से इनको समझिए और इनसे रिलेटेड आपको सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप पहले महिश्र सूत्रों को कैसे याद करना है और उनसे कैसे प्रत्याहार बनाते हैं, तो एक बार आप उन लेक्चर्स को भी जरूर सुन लीजिए। ठीक है, तो ये नियम हमारा बना। और देखिए स्टूडेंट्स, इसका मुख्यतः जो प्रयोग है ना, वहां पर होता है तृतीय वर्ण को प्रथम वर्ण बनाया जाता है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ इसलिए बता रहे क्योंकि शॉर्ट नियम भी कहीं कहीं हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए अब हम उदाहरण से समझते हैं इसको। एक बार नियम लिख दीजिए, क्या था? झल के स्थान पर चर आदेश कहा था और कब कहा था? खर परे होने पर। ये तो हमारा सूत्र से जो नियम निकला। और जो हमने शॉर्ट नियम याद किया वो था तृतीय वर्ण को प्रथम वर्ण कर दिया जाता है। अब आपको व्यंजन वर्ण याद होने चाहिए। द तीसरे स्थान पर है, द वाले ही एग्जाम्पल है। यहाँ पे क वर्ग का तीसरा वर्ण है। ठीक है, द के स्थान पे बनाइए प्रथम वर्ण, त बना, और ये कारः, सत्कारः। ऐसे यहाँ पे बना तत् प्लस परः, तत्परः। ऐसे यहाँ बनाएंगे सत्पुत्रः, उत्साह। ग के स्थान पे प्रथम वर्ण बनाइए दिक् प्लस पालः। ऐसे यहाँ पे द के स्थान पे त बनाइए उत्थानम। कर लेंगे ना स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से स्टूडेंट्स संधि कार्य को आपने बहुत ध्यान से समझना है ताकि आप संधि को जोड़ने और तोड़ने, यानी विग्रह और संधि दोनों कार्य जो है बहुत आसानी से कर सकें। इनके दो दो एग्जाम्पल आप मुजबानी भी याद रखें, क्योंकि बहुत से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं कि जश्नत्व संधि के दो एग्जाम्पल लिखिए, चरत्व संधि के लिखिए उदाहरण। ठीक है, तो आपने इनके एग्जाम्पल्स को भी बहुत अच्छे से याद रखना है। आज के लेक्चर में हमने जश्नत्व संधि और चरत्व संधि को बहुत डिटेल के साथ जाना, उसके नियम क्या हैं, उन नियमों को याद किया, उन नियमों को हमने शॉर्टकट में भी जाना और उसके साथ साथ उनके उदाहरणों को भी सिद्ध किया, वो भी तरीका हमने जाना है। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी कोई सजेशन हो नेक्स्ट टॉपिक के लिए तो वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं संस्कृत को जानने के लिए पहले उसकी व्याकरण का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसलिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर करना है। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं, संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसी नई अपडेट्स और नए टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। आशा रख सकते हैं कि आपने लेक्चर बहुत ध्यान से सुना होगा और साथ साथ नोट्स भी बनाए होंगे। तो फिर मिलेंगे फ्रेंड्स। नमो नमः। नमः संस्कृताय।